जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। टिकट जारी किए तो आप राजभर महाराजा सुहेलदेव की। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का विशेष शो माहौल क्या है, जिसमें हम बात करेंगे सियासत के सुहेलदेव अध्याय की, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार पढ़ा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार शुरू हुआ है। सियासत में इसके अपने मायने हैं, क्योंकि इस अध्याय को जिसने पढ़ लिया वो पूर्वांचल में पास हो जाएगा, क्योंकि इसके विद्यार्थियों की लिस्ट क्रमशः लंबी होती जा रही है और सबका दावा है कि वो ही सबसे बड़े विद्यार्थी हैं। सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। 1000 साल पुराने सुहेलदेव अध्याय को आजादी के 70 सालों में किसी ने याद नहीं किया, और जब किया है तो सियासत गर्म हो गई है। क्या है ये अध्याय? क्यों पूर्वांचल का गणित इस अध्याय के सूत्र से सुलझेगा? आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि, ऋषि मुनियों की तपोभूमि बहराइच आज अपने इतिहास को याद कर रही है। वो इतिहास जिसे भुला दिया गया, जिसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। इस स्मारक में महाराजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में मौजूद थे। यहाँ पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होंगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और उत्तर प्रदेश के उस कालखंड का जिक्र किया जब उत्तर प्रदेश में अपराध की चर्चा विदेशों में होती थी। पीएम की माने तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से संभाला है वो काबिले तारीफ है। में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव को याद करते हुए कहा कि वो पूरे देश के नायक हैं, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने कभी सुहेलदेव के बारे में ठीक से वर्णन नहीं किया। महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। राजभर वोटरों को लेकर राजनीतिक दलों में मारामारी तेज हो गई है। राजा सुहेलदेव की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया, जिसे अब वो ठीक कर रहे हैं। वैसे बीजेपी समय समय पर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देती रही है, फिर चाहे महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी करना हो या ट्रेन चलाना। इतिहासकारों के मुताबिक वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की ऐतिहासिक घटना जो बहराइच में हुई थी, उसमें महाराजा सुहेलदेव का बड़ा वर्णन है।
यह घटना 15 जून 1033 की है, जब श्रावस्ती के राजा सुहेल देव और आक्रांता सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराजा सुहेल देव की सेना ने सालार मसूद की सेना का सफाया कर दिया। युद्ध में राजा सुहेल देव की जीत हुई। एक पराक्रमी राजा होने के साथ सुहेल देव संतों का बड़ा सम्मान करते थे। वो गौरक्षक के साथ ही हिंदुत्व के भी रक्षक थे। पिछले विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में थी, लेकिन अब राजभर की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मोर्चा बना लिया है। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर और आक्रामक हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे और ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, लेकिन सत्ता में साझेदारी को लेकर बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर में ठन गए। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी और ओम प्रकाश राजभर एनडीए से अलग हो गए। यूपी में बीजेपी की रणनीति अपनी लकीर बड़ी करने की है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। ये काम आसान तो नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल भी नहीं है। साल 2014 के आम चुनाव से ही गैर यादव पिछड़ी जातियों ने बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन इस बार खतरा राजभर वोट को लेकर है। ओम प्रकाश राजभर के अलग हो जाने के बाद से ही बीजेपी होमवर्क करने में जुटी है। इसलिए पार्टी ने अनिल राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया है। वहीं सकलदीप राजभर को राज्यसभा का सांसद बनाया है। वहीं बीएसपी ने पिछले साल ही मुनकात अली को हटाकर भीम राजभर को बीएसपी का यूपी अध्यक्ष बना दिया। हालांकि यूपी में एक दौर था जब राजभर समाज के लोग बीएसपी को वोट दिया करते थे, लेकिन अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई। दरअसल सियासत में पूरा मामला वोटों का है। वोट से ही सत्ता मिलती है। सत्ता के कई समीकरण होते हैं। इन समीकरणों को अपने हिसाब से बनाने और बिगाड़ने का हुनर भाजपा को खूब आता है। अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा का चुनाव है और यूपी के वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी भी चुनकर संसद पहुंचते रहे हैं। इसीलिए सवाल प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की प्रतिष्ठा का भी है। कुछ ऐसे चेहरे और नाम होते हैं जिनसे उस समाज, जाति, बिरादरी और धर्म के लोगों का स्वाभाविक जुड़ाव होता है। ऐसे प्रतीक उस समाज के मान सम्मान से जुड़े होते हैं और महाराजा सुहेल देव से जुड़ाव भी राजभर समुदाय का कुछ इसी तरह से है। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूपी में कितनी विधानसभा सीटों पर राजभर वोट सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। वैसे सुहेल देव पर अपनी दावेदारी की फहरिस्त काफी लंबी है। इस दावेदारी के पीछे बड़ा कारण है यूपी की राजनीति में राजभर वोट निर्णायक होना, खासकर पूर्वांचल में, जहां करीब करीब हर सीट पर राजभर वोट अपना प्रभाव रखता है। पूर्वांचल की मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र समेत कई जिलों पर राजभर जाति के वोट का अच्छा परसेंटेज है। जानकारों के माने तो ये संख्या 12 से 22% तक मानी जाती है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां राजभर जनाधार को घाघरा नदी के इस पार और उस पार में बांटकर देखती हैं, लेकिन इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यूपी की 66 सीटों पर राजभर जीत हार तय करने का दम रखते हैं। पूर्वांचल में राजभरों की अधिक संख्या होने के कारण ही ओम प्रकाश राजभर ने अलग पूर्वांचल राज्य को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ है। राजा सुहेल देव को राजभर समाज का महापुरुष माना और जाना जाता है। यूपी में राजभर पिछड़ी जाति की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो राजभर वोटरों की संख्या बस 3% है, लेकिन पूर्वांचल में करीब 49 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है। ये किसी को जिता सकते हैं तो किसी को हरा भी सकते हैं, यानी जीत हार का फैसला राजभर वोटर्स करते हैं। ये पहली बार है जब महाराजा सुहेल देव की जयंती इतने भव्य तरीके से मनाई गई है।
लेकिन खुद को महाराजा सुहेलदेव का सबसे बड़ा दावेदार बताने वाले ओम प्रकाश राजभर को यह सब पॉलिटिकल स्टंट लगता है। सुहेल देव की सुनिए वीर सुहेल देव की गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाते हो तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हो। आप पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाते हो तो पृथ्वीराज चौहान लिखते हो। तो आप डाक टिकट जारी किए तो आप राजभर महाराजा सुहेलदेव क्यों नहीं लिखे? चप्पे चप्पे पर इतिहास लिखा हुआ कि भर शासक थे। 565 रियासतें थी, 165 रियासतें अकेले भरों की थी। आज भी इतिहास में है। ये क्या बोलेंगे? ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अगर मर्द हैं, हिम्मत है तो ये महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर लिख दें। वैसे ओम प्रकाश राजभर की बेचैनी समझ में आती है। उन्हें खतरा उस वोट बैंक का है जिसकी नुमाइंदगी करने का वो दम्भ भरते हैं। महापुरुषों के मामले में विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, ये उनका अपमान होता है। महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए जिसने इस माटी के लिए लड़ाई लड़ा। आप कल्पना करिए कि 165 बरस तक महाराजा सुहेलदेव ने जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई के बाद 165 बरस तक हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार के आक्रमण का कोई इतिहास नहीं मिलता। कैसी लड़ाई थी और लोगों ने भुला दिया। आज हमारे मोदी जी, योगी जी आज सम्मान दे रहे हैं तो विवाद का विषय बनाने का ये बात है। हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। वहीं कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जनता लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि यूपी के कुछ दल महाराजा सुहेलदेव का नाम नहीं लेना चाहते थे। उनको लगता था कि इससे वोट डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तरीके से और लोगों ने उपेक्षा की, क्योंकि कुछ दल ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनका राज्य था कि वो सुहेलदेव जी का नाम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन आज हमारी सरकार ने इसको काम को किया है। इसको लेकर के जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। वहीं विधायक अनुपमा जायसवाल ने सुहेलदेव जयंती को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराजा सुहेलदेव की नगरी जिस सम्मान की हकदार थी वो बरसों बाद मिला है, और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं या जिन्हें इसमें राजनीति दिख रही है तो उनकी आंखें खराब हैं। हम सब और विशेष रूप से देश की आज़ादी में कुर्बानी में जिन्होंने अपने सारे सपनों की आहुति दी, ऐसे शूरवीरों का, ऐसे राजाओं का, ऐसे जाने अनजाने गुमनामी के साए में खो गए शूरवीरों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसे कोई राजनीतिक चश्मे से देखे तो ये उनकी, मुझे लगता है, आंखों की खराबी है। हम तो खुले आंखों से आज देश के हर शूरवीर का सम्मान होते हुए देख रहे हैं और ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़े ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। एक तरफ केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक महाराजा सुहेलदेव की जयंती को भव्य उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही सांसद एक पत्र से इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। भाजपा के बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर जोड़कर उन्हें राजभर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो राजभर नहीं बल्कि पासी जाति के हैं। अपने पत्र में कमलेश पासवान ने लिखा है कि पासी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का बयान सामने आने से पासी समाज आक्रोशित है। अपने पत्र में कमलेश पासवान ने मंत्री अनिल राजभर के बयान का जिक्र किया। कमलेश पासवान ने महाराज सुहेलदेव स्मारक में नाम के आगे पासी शब्द लिखने की मांग उठाई है। महाराज सुहेलदेव पासी हैं और इतिहास के पन्नों पर भी हमको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है जो प्रमाण करता है कि महाराज सुहेलदेव पासी हैं। इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनको दूसरे समाज से जोड़ा जा रहा है। तो मैंने उस पर पत्र लिखा और ये मैं मांग करता हूँ सरकार से भी कि हमारे इतिहास को मिटाने का काम न किया जाए। वहीं कमलेश पासवान के पत्र पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है इतिहास की जानकारी ना हो, कोई चीज छूट गई हो, वो सब हम उनको बताएंगे। कोई ऐसा पत्र लिखा होगा तो हम लोग बात करेंगे, कोई संशय होगा तो उनका माइंड वॉश करेंगे, दूर करेंगे, है ना। इतिहास के बारे में हो सकता है उनको
कोई चीज़ छूट गई हो, जानकारी ना हो, वो सब हम उनको बताएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि बहराइच में सुहेलदेव स्मारक स्थल को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और किस तरह आने वाले वक्त में सरकार इसके आसपास के इलाकों को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है। 2022 के चुनाव में किसका मुद्दा चलेगा और राजभर वोट किसके पाले में आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनने के बाद बहराइच के पर्यटन में इजाफा जरूर होगा। इस इलाके के विकास को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और किस तरह से स्मारक स्थल को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा, इसका जायजा लिया एबीपी गंगा के संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव के स्मारक पर पुष्प चढ़ाए और फिर भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम स्थल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जहां स्मारक स्थल के विकास का मॉडल और महाराजा सुहेलदेव की गौरव गाथा के चित्र लगाए गए। कार्यक्रम स्थल पर रंगोली से राम मंदिर भी बनाया गया। तो 16 फरवरी और बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत खुशी का दिन और माहौल बना करके अब हर साल हर वार्षिक बसंत पंचमी को गांव-गांव में मनाया जाता है। फिर अब यहाँ हर साल मेला लगेगा बसंत पंचमी का महाराजा सुहेलदेव के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। हम इस समय उसी जगह मौजूद हैं और यहाँ पर जो ये स्मारक स्थल है, यहाँ पर काफ़ी पहले से ये महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगी है, जहाँ पर ये एक मंदिर है जहाँ पर लोग आते हैं, उनके अनुयायी, उनके भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। अब इसी जगह को, इसी मंदिर को एक बड़े स्तर पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, एक स्मारक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाद से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। उनका साफ कहना है कि वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आते थे। इससे पहले कभी यहाँ पर विकास को लेकर किसी ने नहीं सोचा, लेकिन अब इस जगह का जिस तरह से विकास किया जा रहा है, इसे विकसित किया जा रहा है, इससे वो काफ़ी खुश है। इसी स्मारक के पास ऐतिहासिक चित्तौरा झील है। बताया जाता है कि इसी झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने युद्ध भी लड़ा था। अब तक अनदेखी का शिकार इस झील को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए कई विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं इस झील को लेकर स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील में स्नान करने से सभी रोग और समस्याएं दूर हो जाती हैं। यही वो चित्तौरा झील है जो न जाने कब से उपेक्षित पड़ी हुई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चित्तौरा झील के आसपास विकास करने के लिए जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। बसंत पंचमी के दिन खास तौर से यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। मान्यता है कई, क्या मान्यता है उनके बारे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से ही हम बात करेंगे, क्योंकि इस झील के किनारे ही महाराजा सुहेलदेव का मंदिर भी बना है, यहीं पर वो स्मारक स्थल भी बन रहा है। तो जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या मान्यता है। किसी प्रकार की असाध्य बीमारी है वो भी स्नान करने से खत्म हो जाती है। ये झील शारदा झील के नाम से मशहूर है। हर प्रकार की मुसीबत दूर हो जाती है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हम तो यहाँ आते 2 साल हो गया। रहिए इतने साल से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई रहती है ना कुछ। आज यहाँ पर अब कार्यक्रम हुआ है, अब यहाँ पर बहुत साफ सफाई की जाएगी बताया जा रहा है, कैसा लग रहा है? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि इसे विकसित करने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सालों से जिस स्थान को पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, अब उस जगह का पूरी तरह से विकास किया जाएगा। सरकार की मंशा इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की है। यहाँ महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के साथ ही वीवीआईपी गेस्ट हाउस, धर्मशाला और ओपन एयर कैफेटेरिया बनाया जाएगा। साथ ही चित्तौरा झील के किनारे घाट बनाकर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बच्चों के खेलने के लिए पार्क, कार और बस पार्किंग समेत अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल और चित्तौरा लेक का विकास किस तरह से किया जाएगा उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर एक ये मॉडल है जो पर्यटन विभाग की तरफ से तैयार किया गया है और इस मॉडल को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस जगह को जब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तो कितनी आकर्षक लगेगी ये। इसमें आप देख सकते हैं एक महाराजा सुहेलदेव का स्मारक स्थल होगा जहां पर महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके साथ ही यहां पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस होगा, धर्मशाला एक बनाई जाएगी, कैफेटेरिया होगा जहां पर लोग खुले में बैठकर भी यानी कह सकते हैं ओपन एयर कैफेटेरिया होगा, खुले में बैठकर भी चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ जो चित्तौरा लेक है उसके आसपास ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाएगी। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं होंगी, कार पार्किंग, बस पार्किंग, ये सारी वो सुविधाएं हैं जो इस क्षेत्र में अब विकसित की जाएंगी और इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन के रूप से कैसे विकसित किया जाना है उसकी तस्वीर आपके सामने है। प्रतीकों की राजनीति में आज भाजपा का कोई जोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बनाने में जुटी हुई है। इसकी ताजा कड़ी में भाजपा ने सुहेलदेव राजभर को अपना बनाने और दिखाने का अभियान छेड़ रखा है। लेकिन ये लोकतंत्र है और जनता का मूड भांपना आसान नहीं है। इसलिए ये तो समय तय करेगा कि किसकी झोली में राजभर वोट गिरेंगे। माहौल क्या है में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और सुलगते मुद्दे के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।